स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 आनुवंशिकी। इंग्लिश टर्म इज जेनेटिक्स। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है। जीव विज्ञान की एक शाखा या ब्रांच, जिसमें जीवों के आनुवंशिक लक्षणों एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिक शब्द है, ये किसने दिया? बेटसन। जेनेटिक्स या आनुवंशिकी शब्द है, ये किसने दिया? बेटसन ने। अब यहाँ हमने पढ़ा कि आनुवंशिक लक्षण। अब आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं कि जनक या माता पिता से उनकी संतति में ट्रांसफ़र होने वाले लक्षण को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण। जनक या माता पिता से उनकी संतति में ट्रांसफ़र होने वाले लक्षणों को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण है ये हमारे आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, आरएनए में इनके क्या है? मैसेज या सूचनाएं कोडित होती है। मैसेज या सूचनाएं कोडित होती है जो जीन के माध्यम से। जीन क्या होता है? जीन एक फैक्टर या कारक है। जीन क्या है? एक फैक्टर या कारक है जो लक्षण को डिनोट करता है, जो जीवों में पाए जाने वाले लक्षणों को डिनोट करता है। तो हमारे जो आनुवंशिक लक्षण है वो जीन के माध्यम से एक पीढ़ी से, जनक या माता पिता से आने वाली आगे नेक्स्ट जनरेशन या संतति में स्थानांतरित होते हैं। किसके माध्यम से? आनुवंशिक जीन के माध्यम से। और इन लक्षणों को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण। और ये जीन खुद क्या है? एक ऐसा फैक्टर या ऐसा एक कारक है जो किसी एक लक्षण को या किसी लक्षण के लिए, एक लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। अब ये जीन है, ये किस प्रकार ये मैसेज आगे भेज रहे हैं कि जब जनक से माता पिता से जब संतति का निर्माण होता है तो उसमें क्या है? यहाँ कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका का क्या होता है? विभाजन। और विभाजन के दौरान यहाँ क्या होते हैं? जीन विनिमय। विभाजन के दौरान क्या होते हैं? जीन विनिमय। और जीन विनिमय के दौरान माता पिता के लक्षणों का आपस में क्या होता है? स्थानांतरण होकर और ये नई जनरेशन में, नई पीढ़ी में प्रवेश करते हैं। इसीलिए प्रत्येक संतति है वो अपने माता पिता से कुछ लक्षणों में समान होती है और कुछ लक्षण अलग अलग भी होते हैं। तो ये क्या है? हमारे आनुवंशिक लक्षण और विभिन्नताएं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षणों का स्थानांतरण है उनमें अगर कोई नया चेंज आ जाए तो उसे हम किस टर्म्स में लेंगे? विभिन्नताओं के रूप में। तो विभिन्नता या यहाँ एक और शब्द हम पढ़ते हैं, इन लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? वंशागति, हेरिडिटी। क्या कहलाता है? वंशागति। और वंशागति शब्द को भी किसने प्रयोग में लिया? स्पेंसर ने। किसने बताया? स्पेंसर ने। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे यहाँ से इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आता है कि या तो हमसे पूछा जाए कि वंशागति को परिभाषित कीजिए या आनुवंशिकी क्या है। तो और इनके जो वैज्ञानिक हैं, आनुवंशिकी का
खोजकर्ता कौन है? बैटसन। और वंशागति का कौन है? स्पेंसर। नेक्स्ट है आनुवंशिकी पर सबसे अधिक प्रयोग किसने किए? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने किए? ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी का पिता भी कहते हैं, पिता के नाम से जाना जाता है। और वैज्ञानिक का नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। इससे पहले ये और आप देखिए कि ये हमारा चैप्टर 4 अंक का है, हमारे बोर्ड परीक्षा में 4 अंक, जिसमें से एक क्वेश्चन आपके पास 1 अंक आएगा और एक क्वेश्चन आपके पास 3 अंक। इस प्रकार ये डिवाइड होकर 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और ये 3 अंक है, 3 अंक में या एक ही क्वेश्चन में 3 बातें अलग अलग पूछ ले, या हो सकता है कि इसमें 2 पार्ट करके क्वेश्चन पूछे कि एक नंबर का कि समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में कोई एक अंतर, और एक दूसरा क्वेश्चन इसका पार्ट ये पूछ ले कि युग्मकों की शुद्धता के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये यहाँ से इस लेसन का 4 अंक का क्वेश्चन आपके परीक्षा में आपको मिलेगा। आगे देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म हुआ 22 जुलाई 1822। इन्हें ये हेंजनडोर्फ या अपने इसे क्या है चेकोस्लोवाकिया के ऑस्ट्रिया शहर में हुआ 22 जुलाई 1822। इसके बाद इन्होंने दर्शन शास्त्र से डिग्री प्राप्त की। फिर एक चर्च में ये क्या रहे? पादरी बने। इसी दौरान इन्होंने क्या किया? उद्यान मटर, और इसका वानस्पतिक नाम होता है पाइसम स्टाइवम। उद्यान मटर पर इन्होंने प्रयोग किए। उद्यान मटर पर प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्ष को इन्होंने 1865 में ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में अपने जो निष्कर्ष थे, यानी इन्हें हम क्या कह सकते हैं, रिसर्च पेपर या शोध पत्र है, यहाँ पर इन्होंने क्या किए? डिपॉजिट किए या जमा करवाए या प्रस्तुत किए। तो मेंडल के बारे में कि मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को है। इन्होंने दर्शन शास्त्र की डिग्री प्राप्त की। फिर ये एक चर्च में पादरी बने। वहाँ इन्होंने क्या किया? इसी पद पर रहते हुए इन्होंने उद्यान मटर पर कार्य किया, यानी प्रयोग किए। और उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम है पाइसम स्टाइवम होता है। प्रयोग किए, उन प्रयोगों को इन्होंने किया। उसके बाद कुछ जो परिणाम निकले, जो रिजल्ट इन्होंने निकाले, उन रिजल्ट को इन्होंने एक जगह सबमिट करके और कहाँ जमा करवाया? 1865 में ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में इन्होंने अपने इन प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्ष को जमा करवाया। इस रिजल्ट थे प्रयोगों का, जो प्रयोगों के परिणाम या रिजल्ट पादप संकरण पर प्रयोग, इस शीर्षक के नाम से इनके जो प्रयोगों से प्राप्त जो रिजल्ट हैं वो एक वार्षिक पत्रिका में भी प्रकाशित हुए, पादप संकरण पर प्रयोग। तो यहाँ से यह क्वेश्चन आपसे पुट हो सकता है कि इन्होंने यानी मेंडल ने अपने जो प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्ष हैं, शोध पत्र हैं, वो कहाँ प्रस्तुत किए? तो ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। उसके बाद इन्होंने कार्य किस पर किया? ये सारा कार्य इनका कहाँ था? जब पादपों पर प्रयोग किया तो ये आनुवंशिकी। तो आनुवंशिकी पर इन्होंने जो प्रयोग किए, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? आनुवंशिकी के जनक। किस नाम से जाना जाता है? आनुवंशिकी के जनक। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। क्योंकि इस वैज्ञानिक से पहले किसी ने भी आनुवंशिकी के बारे में या ये आनुवंशिक लक्षण की जो अपने पेरेंट्स से उनकी जनरेशन में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, इस बारे में किसी ने भी नहीं बताया था। मटर के पादप का चयन। कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप का ही
चयन क्यों किया? तो इसका पहला पॉइंट ये है कि मटर का जो पौधा है वो क्या होता है, एक वार्षिक और इसमें विपर्यासी लक्षण भी पाए जाते हैं। विपर्यासी का मतलब है कि हम प्लांट्स में पहचान कर पाएँ ये लंबेपन का गुण है, बोनेपन का है, पत्तियों की स्थिति कक्षस्थ है, अग्रस्त है, फूल का रंग, बीज की आकृति, ये कुछ 7 लक्षण होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, विपर्यासी। और इन लक्षणों का मटर के पादप में सरलता से पहचान की जा सकती थी। इसी के साथ यह कैसा पौधा था, एक वार्षिक, यानी इसकी जो एक पीढ़ी है, जो एक हम कह सकते हैं कि जनरेशन को हम बहुत कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। एक वार्षिक यानी एक वर्ष में यह, इस पर हम संकरित प्रयोग का रिजल्ट देख सकते हैं। इसी के साथ यह कैसा था, द्विलिंगी। मटर कैसा था, द्विलिंगी, मतलब इसमें क्या है, हम जानते हैं कि पुष्प में 2 भाग होते हैं, पुंकेसर और स्त्री केसर। इसे हम मेल और इसे क्या डिनोट करते हैं, फीमेल। तो ये एक ही पौधे में, एक ही पुष्प में दोनों भाग पाए जाते हैं। तो अगर हमें स्वयं परागण करवाना है तो स्वयं परागण आसानी से हो सकता है। इसी के साथ इसमें विमपुष्पन की क्रिया भी की जा सकती है, यानी अगर हमें पर परागण करवाना हो, पर परागण, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पुंकेसर को अगर हटा देंगे तो उसमें हम पर परागण भी आसानी से करवा सकते हैं। और ये होगा कौन सी कंडीशन से, विमपुष्पन। विमपुष्पन का क्या मतलब है कि अगर हम द्विलिंगी पुष्प के पुंकेसर भाग को काट कर वहाँ से हटा दें तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, विमपुष्पन। अब यहाँ एक शब्द आया है परागण। अगर आपने पहले पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो भी आप सुन लीजिए। परागण का क्या मतलब है कि किसी पुष्प के पुंकेसर भाग में क्या बनते हैं, परागकण। परागकण क्या बनते हैं, पुंकेसर में क्या बनेंगे, परागकण, यानी इसमें परागकोश होता है, परागकोश में क्या बनते हैं, परागकण। इन परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिका भाग तक पहुंचने की जो ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसे हम क्या कहते हैं, परागण। ध्यान रखिए ये परागकण ऐसे कण होंगे और ये क्या है, परागण, यानी इसे हम एज ए यानी मेल गैमिट्स कंसीडर करेंगे और ये क्या होगा, फीमेल गैमिट्स। तो प्रोसेस क्या कहलाती है, ये परागण। स्वयं परागण का मतलब कि एक ही पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर भाग हो और वहाँ से परागकण उसी वर्तिका पर पहुँचे तो क्या कहलाएगा, स्वयं परागण। पर परागण का मतलब क्या होगा कि एक ही जाति स्पीशीज पौधे के परागकणों का उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिका तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, पर परागण। तो इस मटर के पौधे में हम स्वयं परागण और पर परागण दोनों ही प्रक्रियाएं बहुत ही आसानी से करवा सकते हैं। इसीलिए मेंडल ने मटर के पादप का चयन किया। तो अब मटर के पादप के चयन के 3 पॉइंट हैं कि यह एक वार्षिक पौधा है और इसमें विपर्यासी लक्षण, इसीलिए मेंडल को क्या है, मटर के पादप पर प्रयोग करने के बाद में सफलता मिली कि इन्होंने एक ऐसे पादप का चयन किया जिसमें हम, यानी मटर के पौधे में 34 विपर्यासी लक्षणों की स्टडी हो सकती है और मेंडल ने उनमें से भी मुख्य 7 लक्षण लिए जो बिल्कुल एक दूसरे से क्या हों, अलग अलग हों। कि प्रभावी आपको दिखाई दे रहा है, लंबेपन का गुण है, अप्रभावी बोना है, फूल का रंग, बीज की आकृति, बीज का रंग, इस प्रकार। सफलता के कारण कि मेंडल सफल क्यों हुए, और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि मेंडल को खुद के जीवन में तो अपने आनुवंशिकी के प्रयोगों की कोई भी सफलता या कोई भी पुरस्कार नहीं मिला। इनकी मृत्यु के बाद 3 वैज्ञानिक आए थे, अभी बता देते हैं आपको। ह्यूगो डी व्रीज, इरिक वॉन शेरमेक, ह्यूगो डी व्रीज, इरिक वॉन शेरमेक और कार्ल कोरेंस। इन तीनों वैज्ञानिकों ने 1900 में
मेंडल के ही नियमों को दोबारा स्टडी किया और उससे मेंडल के नियमों को सफलता नियमों की पुनः खोज हुई। सफलता के यहाँ कारण क्या थे कि इन्होंने एक तो चुनाव किया मटर के पादप का, जिसमें विपर्यासी लक्षणों को हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं। मटर के पादप का चयन जिसमें विपर्यासी लक्षणों को स्टडी। दूसरा, इन्होंने अपने प्रयोग के परिणामों का सांख्यिकी विश्लेषण कर डेटाबेस तैयार रखा। तो इसलिए मेंडल को क्या है, अपने प्रयोगों के कारण सफलता मिली। अगर यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है कि मेंडल के नियमों की पुनर्खोज किन किन वैज्ञानिकों ने की, तो ह्यूगो डी व्रीज, एरिक वॉन शेरमैक और कार्ल लॉरेंस, ये 3 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मेंडल के पहले खोजे हुए ही नियमों की दोबारा खोज की, उन्हें प्रस्तुत किया। तो इसे हम क्या कहेंगे, मेंडल के नियमों की पुनर्खोज के 3 वैज्ञानिक हैं, ह्यूगो डी व्रीज, एरिक वॉन शेरमैक और कार्ल लॉरेंस। यहाँ से भी ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। मेंडलवाद, मेंडलवाद में क्या है कि मेंडल ने जो आनुवंशिकी के नियम प्रस्तुत किए, उन नियमों को हम स्टडी करेंगे और 3 नियम बताए मुख्य इन्होंने, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण और युग्मकों, पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम दूसरा है, तीसरा है स्वतंत्र व्यूहन का नियम। इन तीनों नियमों को एक साथ स्टडी करने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, मेंडलवाद या मेंडलिज्म। ये पढ़ने से पहले कुछ हम टर्म्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज, मेंडल ने मटर के 7 विपर्यासी लक्षण स्टडी किए, जिसमें से पहला आप देख लीजिए कि इसमें लंबाई का, पादप की लंबाई का गुण इन्होंने देखा, जिसमें एक लंबापन, प्रभावी और बोना अप्रभावी। अब हम देखते हैं कुछ ये टर्म्स हैं। पहले आज आप ये टर्म्स स्टडी कीजिए, फिर नेक्स्ट इनके हम नियम देखेंगे। इसमें जनक पीढ़ी कि जनक मतलब हम जानते हैं पेरेंट, माता पिता, जिनसे हमें क्या करवाना है, संकरण करवाना है, यानी हमें क्या प्राप्त करनी है, जनरेशन या संतति प्राप्त करनी है। तो संतति प्राप्त करने के लिए जो हम मटर की बात कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं प्लांट्स की, जो हम 2 प्लांट्स ले रहे हैं ए और बी, एक क्या होगा इसमें मेल और एक क्या होगा फीमेल, तो ये क्या कहलाएंगे, ये मेल और फीमेल ए और बी प्लांट है, ये दोनों क्या है, जनक। इनसे जो संकरण के दौरान फर्स्ट हमें जो जनरेशन प्राप्त होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, F1 पीढ़ी। फर्स्ट जनरेशन क्या कहलाएगी, F1 पीढ़ी। इसी प्रकार F1 पीढ़ी में हम क्या करवाएं, स्वपरागन, क्या करवाएं, स्वपरागन करवाएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगी, F2 पीढ़ी। तो हम यहाँ आगे ऐसे नियमों में पढ़ेंगे कि F1 पीढ़ी है, F2 पीढ़ी है। तो ये F1 का मतलब कि जनक या पेरेंट्स से सबसे पहला जो क्रॉस संकरण करवाएंगे उससे जो प्राप्त जनरेशन है वो क्या होगी, F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में स्वपरागन से प्राप्त जनरेशन क्या होगी, F2 पीढ़ी। इसी प्रकार एक वर्ड आएगा, एक डेफिनेशन है युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी का क्या मतलब है कि एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले 2 विपर्यासी, विपर्यासी बिल्कुल अलग अलग स्पष्ट 2 रूप हैं, क्या कहलाते हैं, एलील्स या युग्म विकल्पी, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं समयुग्म जी कि ये जो विपर्यासी रूप है, अगर दोनों एक जैसे समान हैं, समान मतलब कि लंबाई के दोनों गुण, बौनेपन है चाहे कैपिटल T है, ये दोनों एक समान है, तब तो क्या कहलाएगा, समयुग्म जी। अगर ये दोनों अलग अलग रूप हों, एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों विपर्यासी अगर अलग अलग हैं, तो ये डेफिनेशन क्या होगी, विषम युग्म जी। फिर है प्रभावी। प्रभावी का मतलब है कि वह लक्षण जो खुद की अभिव्यक्ति अगर दिखाएगा F1 पीढ़ी में, तब तो क्या कहलाएगा, प्रभावी लक्षण। और ऐसा लक्षण जो खुद की अभिव्यक्ति नहीं शो करेगा वो क्या कहलाएगा, अप्रभावी लक्षण।
नेक्स्ट है एक संकर संकरण। एक संकर संकरण का मतलब कि हम संकरण के दौरान केवल एक ही लक्षण को स्टडी करें, एक ही लक्षण का लेकर अगर प्रयोग करें तब क्या कहलाएगा, एक संकर संकरण। और अगर हम एक साथ दो लक्षण लेकर अगर कोई प्रयोग करवा रहे हैं, स्टडी संकरण करवा रहे हैं, तो यह क्या कहलाएगा, द्विसंकर संकरण। जैसे एक संकर संकरण में हम ये बात कर रहे थे अभी कि ये प्लांट्स यानी मटर के लंबेपन का गुण और बोनापन, इनका अगर संकरण करवा रहे हैं तब तो क्या कहलाएगा अपने पास, एक संकर संकरण। अगर हम दो लक्षण लें कि हमने लिया बीज की आकृति गोल और रंग कैसा है, हरा, और यहाँ लिया हमने पीला और झुर्रीदार, इस प्रकार दो दो लक्षण लेकर अगर हम स्टडी करवाएं तब क्या कहलाता है, ये द्विसंकर संकरण। थैंक यू।